नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 22 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं बिलीव कर रही हूँ, जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ आज करंट अफेयर की क्लास में हम 22 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, कोशिश क्या करिए, डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपकी कभी ना छूटे, डेली फॉलो करिए, डेली अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए, स्किप मत किया करिए अपनी करंट अफेयर की क्लास को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर देखिए, इसी बार जो है पीसीएस में भी 35 to 36 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट करंट अफेयर से थे। तो कोशिश करिए इसको रेगुलर फॉलो करने का, और इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो काफी स्ट्रांग होगा। और करंट देखिए आपके स्टैटिक्स को भी जोड़ देता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पेंटागन को पीछे छोड़ भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पेंटागन क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस जो है डिफेंस संबंधित चीजें हैं जो कि अमेरिका का, ठीक है, तो यहीं पे है सारी चीजें पेंटागन में ही। और पेंटागन की बात करें दोस्तों तो रक्षा मंत्रालय यहीं पे है अमेरिका का। और यहाँ पे जो वहां का कार्यालय भवन है दोस्तों, वो अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था, लेकिन अभी भारत में एक शहर है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। देखिए वो कौन सा शहर है, सूरत। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें सूरत में सबसे बड़े डायमंड एक्सचेंज ने, ध्यान रखिएगा वहां पे डायमंड एक्सचेंज ने एक बिल्डिंग बनी है, ठीक है, जिसने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका का जो पेंटागन था वो अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकारी बिल्डिंग मानी जाती थी, लेकिन जो सूरत में जो डायमंड एक्सचेंज है उसकी जो बिल्डिंग बनी है उसने जो है पेंटागन को पीछे कर दिया और अब वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकारी बिल्डिंग बनी है। इस बिल्डिंग में लगभग 65,000 जो है डायमंड कर्मचारी जो है वो काम करते हैं। और इस डायमंड, ठीक है, और इनमें जो है डायमंड प्रोफेशनल हैं, कटर्स हैं, पॉलिशर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। ठीक है, मतलब जो कटर करते हैं, जो डायमंड को काटते हैं, उसकी पॉलिश करते हैं, उसका ट्रेड करते हैं, ये सब लोग इसमें जो एम्प्लॉयज में शामिल हैं। अगर इस बिल्डिंग के फ्लोर की बात करें दोस्तों तो जो स्पेस है 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का है। और इस बिल्डिंग को तैयार होने में दोस्तों लगभग 4 साल का समय लगा है। और ये माना जा रहा है कि आधिकारिक रूप से इस बिल्डिंग का जो उद्घाटन किया जाएगा वो नवंबर में किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, दुनिया में डायमंड का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश की बात किया जाए दोस्तों तो वो रूस है, लेकिन अगर उसके हीरे की तरासे जो उसको डिजाइन किया जाता है, जो उसको पॉलिश किया जाता है, वो 90% जो है वो सूरत में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़े, उसके पहले हम बात कर रहे थे कुछ और भी तथ्यों की करंट अफेयर की, जैसे कि भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई। कहाँ पे दोस्तों? तो ललितपुर में। ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी दोस्तों। कहाँ रखी? नागपुर में रखी है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। कहाँ खोला गया है? गुलमर्ग में खोला गया है। ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी, इसके लिए भारत ने किसके साथ जो है सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है दोस्तों? जापान के साथ। ठीक है, तो भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम जापान की बात करें दोस्तों तो जापान जो है सेमीकंडक्टर के निर्माण में और इससे संबंधित जो तकनीकी है उसके विकास में अग्रणी देश माना जाता है। ठीक है, ये जो हस्ताक्षर हुआ है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इन्होंने नई दिल्ली में जो है एक संवाददाता सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। बाकी सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि उत्पादन, उपकरण शोध, ठीक है, डिजाइन
डिजाइन, आपूर्ति और प्रतिभा के विकास में सहयोग बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दोनों देशों के बीच में। तो ठीक है, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ। यहाँ पे हम बात करें भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की अगर बात किया जाए तो बहुत तेजी से ये प्रगति कर रहा है। और इसी दौरान जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने बताया कि जापान के साथ इस तकनीकी समझौते से देश में समग्र सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने की भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का वैश्विक स्तर पर पता चलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक और भी द्विपक्षीय बैठक हुई थी भारत और जापान के बीच में। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो इस्पात यानी कि स्टील क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए। यानी कि आपको पता है दोस्तों, भारत जो है स्टील उत्पादन के मामले में सेकंड प्लेस पे है, वही जापान जो है थर्ड प्लेस पे। ठीक है, दूसरे और तीसरे स्थान पे है भारत और जापान इस्पात उत्पादन में। अगर हम बात करें दोस्तों, इस्पात क्षेत्र में जो है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के मुद्दों पर दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं और इसी सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय बैठक हुई। ठीक है, ये जो बैठक हुई दोस्तों, तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जापान के जो आर्थिक व्यापार उद्योग मंत्री हैं निशिमुरा यासुतोशी, उनके बीच में नई दिल्ली में ये बैठक हुई है। ठीक है, जिसमें ये जो है समझौते जो है विचार विमर्श किया गया है कि किस तरीके से इस्पात क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितनी महिला सांसदों को उप सभापति पैनल में नामित किया है? तो ये क्या है दोस्तों? 4। ठीक है, 4 महिला सांसदों को उप सभापति पैनल में क्या किया है? नामित किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सभापति ने, ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने 4 महिला सांसदों को उप सभापति पैनल में नामित किया है। ये 4 महिला सांसद कौन है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? एक तो पीटी उषा है, ठीक है, दूसरी देखा जाए एस फागुनोन कोएंका है, फिर डॉक्टर फौजिया खान है और सुल्ता देव है। अगर देखा जाए ये जो मानसून सत्र के से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 जो है नाम शामिल किए गए हैं। अन्य जो नाम देखिए वो कौन कौन से हैं, तो इसमें देखा जाए तो वी विजय साई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर एल ठीक है हनुमंथैया और सुखेंदु शेखर, और बाकी ये 4 महिलाएं हैं। ठीक है, तो और टोटल देखा जाए तो 8 महिलाओं को माफ करिएगा 8 लोगों को उपसभापति पैनल में नामित किया गया है। सभी महिला सदस्य जो है ये पहली बार सांसद बनी है। और अगर इसमें से बात करें एस फागुनोन कोएन का, ठीक है, जिनका आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, देखिए ये है फागुनोन कोएन का। तो दोस्तों ये जो है इनकी बात किया जाए तो ये नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो नागालैंड से ये जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला भी आपका नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो एस फागुनोन कोएन का है। उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, यानी कि 4 पुरुष है तो 4 महिलाओं, टोटल 8 लोगों को समान प्रतिनिधित्व के साथ, महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व के साथ स्थान दिया गया है। तो ये जो है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2024 चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, पूछा जा सकता है, एक गठबंधन किया गया है। ये 26 दलों के द्वारा, विपक्षी दल हैं 26 विपक्षी दल, उन्होंने जो कि 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए आपस में गठबंधन किया है और उस गठबंधन का नाम क्या है दोस्तों? इंडिया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि एनडीए के खिलाफ, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है एनडीए के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। ध्यान रखिएगा, इंडिया पूछा जा सकता है कि ये जो 26 जो है विपक्षी दल ने जो गठबंधन किया था उसका नाम क्या है? इंडिया। फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन है। एक बैठक हुई थी 18 जुलाई को बेंगलुरु में, जिसमें विपक्षी दलों ने जो है विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किया गया कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ही ये बताया, इस बारे में जानकारी दी। और ये विपक्षी दलों का ये दूसरा सम्मेलन था। इसके पहले भी सम्मेलन हुआ था, जून में हुआ था, ठीक है, पटना में हुआ था। और ये जो विपक्षी दल जो कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई है विपक्षी दलों की, उस दौरान कौन कौन उपस्थित नेताओं में देखा जाए
तो सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, ममता बनर्जी थे, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, ठीक है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं और लालू प्रसाद जी, ये सब लोग शामिल थे। ठीक है, ये 26 विपक्षी दल हैं जिन्होंने आपस में गठबंधन किया है एनडीए के खिलाफ। ठीक है, 2024 का इलेक्शन अगली वर्ष होने वाला है, तो उसी से लड़ने के लिए इन्होंने आपस में गठबंधन किया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में 9 राज्य सचिव और 65 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 9 राज्य सचिव और 65 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 65 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, जिन्होंने किनको किनको प्रदान किया गया, किस कारण से प्रदान किया गया, ये देखते हैं। तो इन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों की संतृप्ति प्राप्त करने में उत्कृष्टता हासिल की है। 31 मार्च 2024 तक भारत के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है, जितना भी भूमि रिकॉर्ड है उसका डिजिटलीकरण करना। कब तक दोस्तों? 31 मार्च 2024 तक। और इस क्षेत्र में जिन लोगों ने भी अच्छा कार्य अभी तक किया है, जिसमें से 9 राज्य के सचिव हैं, 65 जिला कलेक्टर हैं, डीएम हैं, उनको जो है राष्ट्रपति ने भूमि सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, उनकी प्रगति को देखते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस संगठन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए, ठीक है, अब्सोल्यूट जो कि कंपनी है उसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस संगठन ने किया? देखिए, उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसी के साथ ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है ये किस वर्ष लागू हुई। ठीक है, किस वर्ष लागू हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए। बाकी देखा जाए, इसी जो है बीमा योजना को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने अब्सोल्यूट के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो ये किया है यूएनडीपी। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, किसके साथ किया दोस्तों? एब्सोल्यूट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या उद्देश्य है? एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के जो कार्यान्वयन है उसको बढ़ावा देना है। यहाँ पे हम बात करें यूएनडीपी इंडिया और एब्सोल्यूट की साझेदारी भारत में कृषि जोखिम और ऋण इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है, दिशा में यह एक कदम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कम शिकायतों वाले राज्यों की रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कम शिकायतों की राज्यों की रैंकिंग में। ठीक है, किसने? देखिए ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक्स बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कम शिकायत वाले राज्यों की रैंकिंग में, जो राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है वो है देखिए तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रेवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, सीपी ग्राम्स इसको कह सकते हैं। इसने मंथली रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें 17,500 से कम शिकायत वाले राज्यों की रैंकिंग में तेलंगाना सरकार जो है वो 74.44 स्कोर के साथ क्या है दोस्तों? शीर्ष पे रही है तेलंगाना सरकार। इसके बाद कौन सा है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की जो है स्थान आता है, जहां पे स्कोर कितना किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने? तो 57.50 स्कोर। वही जबकि केरला सरकार की जो कि तीसरे स्थान पे वो 52.16 है। ठीक है, इस रिपोर्ट की बात किया जाए तो ये रिपोर्ट क्या बताती कि जून 2023 के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकतम संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा अगर संख्या जो में शिकायत प्राप्त हुई दोस्तों, तो वो प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश सरकार को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जून के महीने का जो है ये डेटा है, ये मंथली जो है डेटा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों की 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की जाएगी?
ठीक है। तो 24वां कारगिल दिवस जो है वो मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में एक त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की जाएगी, जो कि की जाएगी नई दिल्ली से और ये लेह तक जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है भारतीय सेना के ने 24वें कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से द्रास तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा द्रास लद्दाख में है, तो महिलाओं की त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की है। तो महिलाएं जो है मोटरसाइकिल के माध्यम से नई दिल्ली से द्रास तक जाएंगी। ठीक है। और ये किस उपलक्ष्य में दोस्तों? तो 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। इस रैली की जो रैली है वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होगी और कहां पर खत्म होगी? तो कारगिल ये जो युद्ध स्मारक है जो कि कहाँ है? द्रास में। ध्यान रखिएगा द्रास में है। पूछा जा सकता है आपसे कि कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ है? लद्दाख। तो हर कोई जानता है लद्दाख ले में, लेकिन वहां पे भी कहाँ है? तो द्रास में है। ठीक है। द्रास में समाप्त होगी। यह मोटरसाइकिल रैली क्या है? इस मोटरसाइकिल रैली को क्या नाम दिया गया है? तो नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली जो है ये नाम दिया गया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 24वां कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली जो है चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में कौन सा देश भारत के 105 तस्करी वाले पुरावशेष वापस सौंप रहा है? ठीक है। कौन सा देश जो है भारत के 105 जो तस्करी वाले पुरावशेष से जो सौंप रहा है? ये अमेरिका सौंप रहा है। ठीक है। तो जैसा कि पता है दोस्तों, जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका की राजकीय यात्रा पे गए थे और ये यात्रा काफी सफल रही थी। और जब वहां से वो लौट के आए, यानी कि इस महीने में भी अमेरिका ने ये सूचना दिया है कि भाई अमेरिका जो है वो भारत के 105 जो तस्करी किए गए जो पुरावशेष थे उनको वो वापस देगा। ठीक है। और ये जानकारी जो दी गई है वो अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। अमेरिका की ओर से जो सौंपा जा रहा है 105 तस्करी वाले पुरावशेष, इसके लिए जो है ये जो एक आयोजना किया गया था, माफ करिएगा, एक आयोजन समारोह किया गया था, प्रत्यावर्तन समारोह, जो कि न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है। न्यूयॉर्क में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है वहां पे आयोजन किया गया था प्रत्यारोपण समारोह, और उसी दौरान ये बात बताई गई कि भारत को अमेरिका जो है 105 तस्करी वाले पुरावशेष वापस करेगा। अगर हम इन कलाकृतियों की बात करें, ये जो 105 कलाकृतियां ये भारत में उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में व्यापक भौगोलिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन कलाकृतियों में लगभग 50 कलाकृतियां जो है वो धार्मिक विषयों पे हैं, जैसे कि हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से और इस्लाम धर्म से, और बाकी की जो कलाकृतियां हैं दोस्तों वो सांस्कृतिक महत्व से संबंधित हैं। ये जो कलाकृतियां हैं दोस्तों लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी से लेकर के 18वीं और 19वीं शताब्दी तक के अवधि का है ये, और इसमें लगभग टेराकोटा यानी कि जो मक्की, यहाँ पे जो मिट्टी को आग में पका करके जो मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं उसी को टेराकोटा कहा जाता है। जो मूर्तियां बनाई जाती हैं पत्थर होते हैं, धातु होते हैं, लकड़ी से बने हैं। ठीक है। और ये जो 105 कलाकृतियां हैं वो भारत में अपनी उत्पत्ति के संदर्भ में व्यापक भौगोलिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है। तो भारत को सौंपा जा रहा है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा। यहाँ पे अमेरिका से संबंधित कुछ और भी न्यूज है, जैसे कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर है जिनका नाम है शमीना सिंह, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्ति किया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर है शमीना सिंह। ठीक है। यह उन्हें भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है दोस्तों? ये रहा है सिक्किम रहा है। अगर अब बात करें जो जारी किया गया, ये जो है अभी हाल ही में जारी किया गया शिकायत निवारण सूचकांक, उसमें जो सिक्किम जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये बात करें दोस्तों तो यह सूचकांक जो है राज्यों के नागरिकों की शिकायतों के निवारण और उनके समस्याओं का समय पर समाधान करने की क्षमता का मापन करता है। यानी कि राज्यों के जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो सरकार से शिकायत की जाती है उनकी शिकायतों का निवारण और जो समस्याएं हैं उनका समस्याओं का समय के साथ, ये नहीं कि समय बीतता जा रहा है समस्याएं का समाधान ही नहीं निकल रहा है, समय पर समाधान निकालने की क्षमता का मापन करता है। और इस मामले में जो है शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो सिक्किम है। सिक्किम ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में शिकायतों के निवारण में उच्चतम स्तर प्रदर्शित किया है, जिसमें उन्हें यह उपलब्धि मिली है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 20 जुलाई को मनाया गया। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे? एस फगनोन कोयन का। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। भारतीय शटलर ने
मौजूदा कोरियन ओपन 2023 में सबसे तेज स्मैश मारकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किन्होंने? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने। ठीक है, अगला है हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किसे? NTPC को। अगला है हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा शिवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? संगीतकार सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को। तो ये था फैक्ट्स ऑफ द डे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, यानी कि आज का हमारा जो टॉप 10 स्टैटिक्स जीके उसे देखते हैं। तो हमारा पहला जो है स्टैटिक्स जीके में कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए राष्ट्रीय नेता थे कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। अगला है 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रालय में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो गठित मंत्रालय था उसमें जितने भी व्यक्ति थे आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि अभी इसमें वित्त विभाग पूछ रहा है, वहां भी अगर शिक्षा विभाग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था कहाँ पे? राजस्थान में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करती कितना दोस्तों? 17.5%। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार संभालता है कौन? संभालता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम बात करें तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया किन्होंने? गुलजारी लाल नंदा ने किया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1917 में हुई थी, प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद था उस समय। ठीक है, तो ये प्रथम दुग्ध सहकारी संस्था, इसका नाम क्या था? कटरा दुग्ध सहकारी समिति नाम था। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। और आज का लास्ट है कि केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ स्थित है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जितने भी टॉप 10 स्टैटिक्स जीके हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। तो ये एक एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है रिपीट कर दे इसी में से या इसी को आगे पीछे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के हम लोग स्टैटिक्स जीके में यूपी का भी हम लोगों ने शामिल किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। अच्छा, ये जो मैंने टॉप 10 स्टैटिक्स जीके ऐड किया है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है आपको। क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।